सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वर्धन गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इंग्लिश स्ट्रेटजी, या फिर मेरी इंग्लिश के सोर्सेज क्या थे जिससे मैंने पढ़कर एसएससी सीपीओ 2025 में 42 आउट ऑफ 50 का स्कोर किया इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सबसे पहली बात, मैंने ये स्कोर सिर्फ 2 महीने में अचीव किया था, क्योंकि एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन करीब अक्टूबर में देखने को मिला था मुझे। उसके बाद से ही मैंने प्रिपरेशन को अपनी स्टार्ट किया। 12th ऑफ दिसंबर सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था एसएससी सीपीओ 2025 का। तो सबसे पहली बात, अपनी इस वीडियो को मैं शॉर्ट ही रखूंगा क्योंकि मुझे भी अपनी मेंस की तैयारी में जुड़ना है। टाइम मेरा भी जरूरी है और आपका भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की मेंस स्ट्रेटजी आपको देखने को मिल जाए। जिनको भी लग रहा है सीपीओ 2025 में उनका एग्जाम क्लियर हो सकता है, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, तो बिना देरी किए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी जो मैंने लास्ट 3 वीडियोस डाली थी अपने एसएससी सीपीओ आंसर की आउट होने के बाद, उसमें मोस्टली मैंने मेजर जो सेक्शन देखा कमेंट्स का वो था इंग्लिश स्ट्रेटजी और मैथ्स स्ट्रेटजी को लेकर। तो लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक मैथ स्ट्रेटजी बता दी थी कि मैंने कैसे स्कोर किया 28 आउट ऑफ 50। और आज की वीडियो इंग्लिश वालों के लिए, क्योंकि मेजर सेक्शन जो था वो इंग्लिश वालों के लिए था, इंग्लिश वालों का था, जिसमें वो बोल रहे थे भैया हम हिंदी मीडियम से हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो 2026 वालों जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो बिना देखे बिना सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये कुछ मेरी स्ट्रेटजी थी जो कि मैंने पॉइंट वाइज लिख दी है और आपको इस पॉइंट वाइज सेक्शन से मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जैसे कंजक्शन चैप्टर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप शुरू किससे करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, नाउन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन सा वर्ब है, किसको हम कंजक्शन कह सकते हैं, किसको हम एडवर्ब कहेंगे, प्रपोजिशन कहाँ लगाना है, प्रपोजिशन कब यूज होता है, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ये सब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पता चलता है। एक बार आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेंगे, बाद में आपके जो चैप्टर्स हैं वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। तो बेसिकली मैंने किया था, मैंने सारे कॉन्सेप्ट नोट डाउन करे थे। एक इंग्लिश कॉपी है मेरी, वो मैं अभी लाया भी हूँ लाइब्रेरी से दिखाने के लिए आप सभी को। तो मैंने अपनी इंग्लिश की कॉपी सेपरेट बना ली थी, उसमें मैंने कंजक्शन और टेंस सारे मतलब चैप्टर मैंने सारे किए थे। कंजक्शन, टेंस, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब मैंने कर लिए थे। उनको पढ़ने के बाद मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट उन पर नहीं किया, ना ही उनके रूल को मैं ऐसे लगातार रिवाइज किया। तो मैंने क्या करता था, जब चैप्टर मेरे पूरा हो जाता उसके बाद मैं निकालता था उनकी दी गई पीडीएफ। पीडीएफ होती थी वो 100 से 150 क्वेश्चन उस टॉपिक के क्वेश्चन को मैं लगाता था बार बार। इससे क्या था, इससे मुझे एक मदद मिलती थी कि मुझे बार बार कॉन्सेप्ट जाके याद नहीं करने पड़ते थे। जो मैं क्वेश्चन लगाता था उनकी मदद से मेरे ज्यादातर क्वेश्चन रिवाइज हो जाते थे, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते थे और मुझे बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो हमें ये सीखना है कि इंग्लिश ग्रामर हमको रटनी नहीं है, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट याद करने हैं, कॉन्सेप्ट याद ना हो तो उनकी प्रैक्टिस कर लो। 100 से 150 क्वेश्चन कंजक्शन के लगा लिए, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लगा लिए, 50-60 क्वेश्चन टेंस इन सब के लगा लिए। तो आपको खुद ही कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठने लगेंगे और जब भी आपकी प्रैक्टिस होगी। जब आप पहली बार क्वेश्चन लगाने जाएंगे आपको कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा। जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको लगेगा हाँ अब मैं सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ। नहीं भाई, आप नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब 1-2 बार क्वेश्चन कर लोगे ना, आप 100-150 क्वेश्चन लगा लोगे, उसके बाद आपको समझ में आया हाँ ये कॉन्सेप्ट ऐसे लगेगा, ऐसे लगाना है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ लिया फिर भी मुझे नहीं लगाया जा रहा। भाई सबके साथ ऐसा ही होता है, 1-2 बार में कॉन्सेप्ट आपको नहीं याद होंगे। तो आपने कॉन्सेप्ट की कॉपी बना ली। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का। जैसे कंजक्शन के निकाल लिए 100 क्वेश्चन, एडवर्ब, टेंस, इन सब के क्वेश्चन मैंने निकाल के रख लिए थे और मैं उनको बार बार लगाता था। मुझे बार बार कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत नहीं थी। कभी कभार एक क्वेश्चन जैसे आ जाता था सामने तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में खोल लेता था कॉपी। कोई कॉन्सेप्ट मेरा गलत हो जाता था या कुछ भी हो जाता था तो मैं जो शीट थी ना मेरी 100 से 150 क्वेश्चन वाली, उसी क्वेश्चन के ऊपर मैं लिख देता था कि हाँ मेरी यहाँ गलती हुई है। और बाद में जब मैं रिवाइज करने आता था दोबारा 2-4 दिन बाद, तो मुझे याद आता था कि यहाँ पे मैंने गलती करी है, अगली बार से वो मुझे नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने सोर्सेज दिखा देता हूँ। तो ये कुछ मेरे सोर्सेज हैं। जैसे ये तो इंग्लिश की कॉन्सेप्ट कॉपी है मेरी, आप ये देख सकते हो। आप पहले मैंने सब पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही चालू किया जिसमें हमें पता चल जाता है सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, और ये कॉन्सेप्ट ऊपर लिखे रहते थे मेरे। उसके बाद जो उनके बेसिस पे क्वेश्चन होते थे वो नीचे लिख देता था। बाद में जब मैं प्रैक्टिस करने आता था कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज कर लेता था। कंजक्शन चालू हो गया, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंसेस। तो ये एडजेक्टिव, एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही है कि कौन सा एडजेक्टिव होगा, एक पहचान हो जाती है उसके लिए। दैट जो था वो कंजक्शन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन तीनों होता है। तो ये एक अलग से बताया गया था तो मैंने अलग से नोट डाउन कर लिया, जैसे आपको भी कर लेना है। फिर कंजक्शन के मैंने ये चीजें नोट डाउन कर ली थी। बाद में मुझे बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इन्हीं में देख लेता था। और शीट्स भी हैं, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये मेरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन। पहले तो ये टाइम टेबल, तो एंड टाइम पे मैंने जब मेरा पेपर 2 से 1.5 महीने के बीच में रह गया था उसके बाद मैंने ये शीट्स निकलवा ली थी। एक ये शीट्स निकलवाई थी, ये कौन है, संजीव सर। ये संजीव सर की शीट निकलवाई थी एंड टाइम पे मैंने, जो प्रैक्टिस करवा रहे थे। ये बेसिकली मैंने इसलिए निकलवाई थी क्योंकि एंड टाइम पे जो एसएससी एडिक्विटी पैटर्न चेंज हुआ था वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आइडिया लग सके, इसलिए मैंने निकलवाई थी। कुछ ज्यादा खास प्रैक्टिस नहीं कर पाया मैं इनकी। ये वाली कुछ शीट्स थी, ये सिनोनिम एंटोनियम की थी जिसमें मैंने मार्क करने की कोशिश पूरी करी थी। जैसे अलग से लिख लिया था, कुछ वर्ड याद नहीं आ रहा था।
उसके बाद एक फंसा था मेरा, शायद वो ऐसी था, अभी वो मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं याद दिलवा देता आपको। तो वो क्वेश्चन ठीक हो गया था मेरा, क्रिटिसाइजेशन करके क्वेश्चन था वो। एंड टाइम पे थोड़ी मैथ्स की शीट्स भी मैंने इसमें लगा दी थी। उसके बाद थी ये मेरी शीट्स जिनको मैंने प्रैक्टिस किया था। इससे पहली वाली शीट मेरी खराब हो गई थी तो मैंने हटा दी थी वो, ये दोबारा निकलवाई थी मैंने। तो ये मैंने इनको एडिट करके निकाल रखा है, क्योंकि मैंने घर पे निकाल लेता हूँ। इसको पहले मैंने एडिट अपने प्रिंटर से निकाल लिया था। ये भाई दूध की थैली, इसे इग्नोर कर देना। इसमें एंड टाइम पे क्योंकि मैंने ये वाले कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर रखे थे, मुझे जो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना था वो था मेरा एक कंजक्शन का, और एक था मेरा एक्टिव पैसिव और वॉइस नरेशन, ये सब मुझे करने थे। देख सकते हैं आप, ये एंड टाइम पे मैंने प्रैक्टिस करी थी। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनको मैंने अलग से लिख लिया था ऊपर। फिर भी मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। एक तो एक्टिव पैसिव के 3 क्वेश्चन गलत हुए थे, और 3 मेरी सिली मिस्टेक्स थी। उसमें पूछा था एंटोनियम ऑफ लेंदी, मैंने अपोजिट मतलब सिनोनियम लगा दिया था उसका, एलोंगेटेड। बल्कि उसमें कुछ और ऑप्शन था, उसमें एंटोनियम पूछा था और मैं एंटोनियम देख नहीं पाया, तो मैंने सिनोनिम की वजह से मेरा वो क्वेश्चन 3 गलत हुए हैं लगातार। क्योंकि पैनिक हो रहा था मेरे इतने दिमाग में, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, लास्ट स्टेप पे लिखा था लेंदी, लेंदी को ही पढ़ के मैंने लगा दिया। और बल्कि मैं कंफ्यूज भी हो रहा था क्योंकि लेंदी के 2 मीनिंग वहां पे लिखे थे सेम सेम, एक एलोंगेटेड और एक और था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। पर मेरे 3 क्वेश्चन वो गलत हो गए थे बिना बात कही, बहुत आसान थे भाई। पर कोई नहीं, हमें इतना दुख नहीं करना, क्योंकि मॉक में मेरे आंसर जो थे, मॉक में जो मेरे नंबर बैठ रहे थे वो 35-34 इतने ही बैठ रहे थे, लेकिन सीपीओ एग्जाम में मेरे 42 नंबर में ठीक करके आया हूँ। बाकी दो कट गए मेरे क्वेश्चन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से, तो इसलिए मेरे बैठे हैं 40 नंबर। बेसिकली मैंने जो भी आपको पॉइंट बताए थे उनके साथ मैंने आपको दिखा दिया है प्रैक्टिकल शीट्स अपनी। सो तीसरा नंबर जो है वो वोकैब का है। वोकैब बेसिकली मैंने जो करी थी वो ब्लैक बुक से ही करी थी। ब्लैक बुक में मैंने मोस्टली जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे, जैसे 200 सिनोनियम, 200 एंटोनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ही याद करे थे, क्योंकि फिर मैं एलिमिनेट कर पाता था आराम से। इतने वर्ड मैंने याद कर लिए थे कि एलिमिनेशन बहुत आसान था मेरे लिए। तो वोकैब के लिए आप आंख बंद करके जा सकते हो, क्योंकि उसमें आप 200 वर्ड याद कर लोगे, 200 इंपॉर्टेंट वर्ड। उसके बाद आपकी इच्छा करे तो वो जो 1600 होते हैं, 1500 होते हैं, 1500 के करीब वन वर्ड, 1500 के करीब वन वर्ड ईडियम और सिनोनियम एंटोनियम्स, उनको भी याद कर सकते हो। और बाद में उनका अच्छी बात यह है कि आपको प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा बाद में, आप वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। नहीं तो इंग्लिश के बहुत सारे ऐप आते हैं, मीडियम करके, या फिर नहीं, इंग्लिश 4200 क्वेश्चन पीवाईक्यू करके एक ऐप है। जैसे अब बहुत टाइम है आपके पास 2026 के सीपीओ के लिए, तो आप वहां पे जाके अपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन है आपको उनको बार बार लगाना, लिखना याद नहीं करना, नोट नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस बार बार आप लगाओ। जब आपके सामने वो रिपीट होने लगेंगे तो आपको आ जाएंगे समझ में। क्योंकि मैं जैसे लंच करने जा रहा हूँ, लाइब्रेरी से निकलता हूँ, लंच करने जा रहा हूँ, तो मैं उस ऐप को खोल लेता था और बार बार प्रैक्टिस करता था। तो ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, आप पक्का इसको जरूर करें प्रैक्टिस। सो मिक्स प्रैक्टिस मैंने पिनेकल से करी थी, क्योंकि मेरे पास पिनेकल की बुक रखी थी, वो भी 2023 के एडिशन रखा था, 2023 का था या 2024 का, याद नहीं आ रहा मुझे। पर पिनेकल की बुक थी, मैंने उससे ही प्रैक्टिस करी थी। अपने जो भी 300-400 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके गया था मिक्स वाले, और 5 से 7 के बीच में मैंने क्लोज टेस्ट वगैरह लगाए थे। इतने ही करे थे, मैं ज्यादा नहीं कर पाया था। और उसके बाद वाली जो वोकैब है वो भी मैंने कर रखी थी बहुत सारी, लिख लिख के अलग से सारे उसके वर्ड्स लिख रखे थे मैंने। मैं ये नहीं करता था कि बस ऑप्शन याद कर लिया मैंने कि ऊपर लाइन रखी है उसका आंसर है, बाकी जो 4 ऑप्शन दे रखे थे मैं उसको भी याद करता था। इसलिए मेरी वोकैब में कम नंबर कटे हैं, बस वो 3 नंबर जो कटे हैं ना मेरे एंटोनिम वाले, उन पे भाई बहुत दुख है मुझे। पर कोई नहीं, आगे देखेंगे, आगे प्रैक्टिस करेंगे अपनी। तो मिक्स प्रैक्टिस का मैंने बता दिया, पिनेकल से मैंने प्रैक्टिस करी थी। एट दी एंड जो सबसे ज्यादा मुझे हेल्पफुल साबित हुए वो थे मेरे मॉक मैंने इतने लगाए ना, उसके मैं दिखाऊंगा आपको, स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। मॉक मैंने बहुत सारे लगाए हैं। मॉक में मेरे स्कोर जो बैठा है वो 34-35 इतना ही बैठा, 35-36। एक ही बार गया था 39 या 40 के करीब, उसके बाद तो नहीं गया। लेकिन फिर भी मैंने अच्छा किया उस हिसाब से अपने एग्जाम में सीपीओ के। लास्ट चीज जो मुझे लगती है, ऐसा है क्योंकि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, टोटली इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, तो उसमें जो है हमें रीडिंग स्किल्स जो होती है हमारी पहले से इंप्रूव होती है। तो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको यही दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती। असल में हमारी रीडिंग स्किल बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखा हमने, ऊपर लाइन लिखी है, जहां भी हमें दिक्कत लगी, बिना मतलब हम दिमाग नहीं लगाने के, हम ग्रामर का रूल को याद नहीं करने के, हमें एकदम से दिख जाएगा कि हाँ हमारी यहाँ पे गलती है, और हम टिक लगा देंगे। हिंदी मीडियम वालों से मैं कहूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो अपनी रीडिंग स्किल को बहुत इंप्रूव कर लीजिए, या तो न्यूज़पेपर पढ़ के, या कोई भी आर्टिकल पढ़ के, या फिर बुक पढ़ के अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाइए। एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगी वो। मीडियम वालों से मैं यही कहूंगा, अगर आपने मेरी बताई हुई चीज भी सारी कर ली ना, अगर मैं भी कर लेता इन्हें, तो मेरे 40 से पार ही आते। मैं तो बिना करे के गया हूँ, मैं तो बिना करे कुछ भी इतना ज्यादा पढ़ के नहीं गया, आधा आधा पढ़ के गया हूँ, तो भी मैं 40 लाया हूँ। तो आप तो पढ़ के जाओगे तो कितना ही कर लोगे। तो 2026 वालों यही चीजें अपना लो, और अपनी इन्हीं मतलब ज्यादा चीजों के पीछे नहीं भागना है,
अपनी ब्लैक बुक रिवाइज कर लो। कोई भाई ये नहीं कह रहा कि एडुकेटी नया पैटर्न ला रही है या फिर इंग्लिश में उसने अलग चीजें निकाल दी। भाई सारे PYQ आ रहे हैं, मैं खुद पढ़ के गया हूँ, सारे PYQ आ रहे हैं। भाई 200 इंपॉर्टेंट वर्ड कर लो ब्लैक बुक के, उनको पीछे जाके प्रैक्टिस कर लो, उनके पीछे ही प्रैक्टिस शीट है, आपकी वो क्या अच्छे से तैयार हो जाएगी। मॉक लगा लो। मॉक एक और शीट में दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल चीज है जो मेरी। तो ये मैं अलग से डायरी खरीद ली है, इसमें मैंने जितने भी मॉक की गलतियां थी वो लिख ली थी अलग से। ये मेरे मॉक था, एनालिसिस CPO टेस्ट मॉक 1। उसके बाद ये पूरा एक मॉक था। उसके बाद CPO सेक्शनल मॉक 9। कुछ मॉक मैंने लिख दिए थे, कुछ मेरी अलग कॉपी में, तो मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। कुछ मैंने प्रैक्टिस करी थी अलग से टेंसेस की, ये सब मैंने लिखे थे। okay, आप भी अपनी मॉक की कॉपी अलग बना लेना। जब भी आपको कुछ भी उसमें दिक्कत हो तो राइट डाउन, नोट डाउन कर लेना। यही करता था मैं, मॉक लगाने के बाद अपनी नोट डाउन कर लेता था मिस्टेक्स, और अगला मॉक जब लगाता था तब मैं पहली वाली चीजों को रिवाइज कर लेता था। तो भाई कसम से बहुत हेल्प करी है मेरी मॉक्स ने। मेंस की सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ SSC CPO 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए। इनको भी इंग्लिश मेंस के लिए तैयारी करनी है, वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे इस चैनल से, वर्धन्स गुरुकुल। थैंक यू।